तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। कॉलेजियम सिस्टम का नाम आप लोगों ने आजकल बहुत न्यूज में सुना होगा, क्योंकि ये डिस्कशन में बहुत ज्यादा है। क्योंकि हम देखते हैं कभी लॉ मिनिस्टर कुछ कहते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के जज कुछ कहते हैं, बट हम समझते हैं सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम है क्या। तो कॉलेजियम सिस्टम एक सिस्टम है जिससे हमारे देश में जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस है उनका अपॉइंटमेंट होता है या उनका ट्रांसफर होता है। तो ये कॉलेजियम एक बॉडी होती है जो ये सब काम देखती है। तो ये बॉडी में कौन कंप्रोमाइज करता है? तो इस बॉडी में जो है 5 मेंबर ये बॉडी है, जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो होते हैं वो इस बॉडी में होते हैं। और उन लोगों का काम होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना। अब अपॉइंटमेंट कैसे होता है कि ये लोग मिलते हैं, ये लोग बैठते हैं, ये लोग एक नाम प्रपोज करते हैं, देन ये नाम जो है ये लॉ मिनिस्ट्री को भेजते हैं। लॉ मिनिस्ट्री नाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भेजेगी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से वो नाम जो है हम जो जानते हैं प्रेसिडेंट के पास जाएगा। देन प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द जज, वेदर इट इज अ सुप्रीम कोर्ट जज और द हाई कोर्ट जज। दिस इज द प्रोसीजर। और हाई कोर्ट वाले में आप कह सकते हैं हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उसमें हाई कोर्ट का कॉलेजियम भी एग्जिस्ट करता है। बट ये प्रोसेस आया कैसे, ये प्रोसेस डेवलप कैसे हुआ? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन है कॉलेजियम सिस्टम के बारे में क्या, या फिर जब ये कैसे डेवलप हो पाया? क्या ये सिस्टम सबसे पहले वाला सिस्टम है, इससे पहले कोई और सिस्टम था? तो इन सब बातों को हम समझते हैं और जानते हैं। तो वो सब जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में जो भी मैंने सोर्स लिया है वो काफी सारी वेबसाइट है जो मैं लिख दूंगा, और उसके साथ साथ विकास दिव्यकृति सर के जो कॉन्सेप्ट टॉक्स है वहां से मैंने ये इसमें सोर्स लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने की प्रक्रिया में, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 124 जो है वो बोलता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, और आर्टिकल 217 वो बोलता है हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए। बट इसमें कोई अगर हम बात करें 1950 के दशक से क्या परंपरा आ रही है, हम थोड़ा उसके बारे में समझते हैं। तो हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट देखें तो 1951 का एक केस है, जब यहाँ पे हमारे देश के जो पहले चीफ जस्टिस थे वो रिटायर हो रहे थे। तो अब उसके बाद सेकंड चीफ जस्टिस कौन बनेगा? तो उस समय पे एक पैटर्न फॉलो किया गया, वो पैटर्न का नाम था सीनियरिटी। सीनियरिटी का पैटर्न, सीनियरिटी के पैटर्न में जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो अगला चीफ जस्टिस होगा। ये पैटर्न फॉलो किया गया। लेकिन उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, हमारे देश की पहली सरकार, उनमें गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट था कि नहीं, हम चाहते हैं कि कोई और जज बने। सीनियरिटी के हिसाब से जस्टिस शास्त्री जो थे, जस्टिस पतंजलि शास्त्री, उनको चीफ जस्टिस बनना था। लेकिन सरकार चाहती थी कि जस्टिस मुखर्जी जो है वो चीफ जस्टिस बने। लेकिन उस समय पे सुप्रीम कोर्ट ने कॉल लिया, और वो कॉल था कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सरकार को हम हमारे मैटर में दखल नहीं देने देंगे, और जो भी अपॉइंटमेंट्स है वो सीनियरिटी के ऑर्डर को फॉलो करके की जाएगी, और जस्टिस शास्त्री ही जो होंगे वो अगले चीफ जस्टिस होंगे। और वही हुए, ऐसे सभी चीफ जस्टिस हुए। और ये प्रोसेस चलता रहा, जहां पे एक कंसेंसस बिल्डिंग थी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कि जो सीनियर मोस्ट है वो होंगे। लेकिन फिर आता है टर्निंग पॉइंट, वो है 1973 का। 1973 के दशक से जब ये जो ईयर है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो सीनियरिटी का पैटर्न है वो हम देख सकते हैं कि पहली बार वो फ्लॉ हुआ, या वहां पे हम देखते हैं पैटर्न जो है खत्म हुआ। वो किस तरह से हुआ, अगर मैं उसका आपको बिगिनिंग बताऊं तो 1973 में हमारे देश के चीफ जस्टिस थे SM सिकरी। ये हमारे देश के चीफ जस्टिस थे उस टाइम, और इन्हीं ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी इनकी लीडरशिप में, 13 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उन्होंने उस बेंच ने एक फैसला सुनाया था 7-6 के बहुमत से, और वो फैसला था केशवानंद भारती केस का फैसला। बहुत ही डिटेल में हम अगर इसको समझे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सिंपल मीनिंग में केशवानंद भारती केस भारत के संविधान के इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट केस में माना जाता है। इसका अगर मैं सिंपल मीनिंग बताऊं तो सिंपल मीनिंग ये है कि इस केस में स्पष्ट कर दिया कि जो है पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, लेकिन पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड करते हैं। यानी कि अगर कोई चीज बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है वो अमेंड नहीं हो सकती। तो ऑब्वियसली बात है, सरकार के लिए झटका था। सरकार तो धर्म जो भी उनको मन में आ रहा था अमेंडमेंट कर रही थी। बट अब ये जो जजमेंट आ गया, इससे जो है हम कह सकते हैं कि एक सरकार की जो वो अप्रोच थी, अनडेमोक्रेटिक अप्रोच या एंटी डेमोक्रेटिक अप्रोच, उस पर रोक लगी। लेकिन इसमें खास बात ये थी कि इसका जो मेजोरिटी वर्डिक्ट था बेसिक स्ट्रक्चर वाला, ये रखा था उस टाइम के चीफ जस्टिस SM सिकरी साहब ने। और जो माइनॉरिटी वर्डिक्ट यानी कि जो इनके अपोजिट था, भले इनका ही वर्डिक्ट जो है प्रिवेल किया आगे, लेकिन इनका भी जो वर्डिक्ट था वो रखा था जस्टिस AM राय ने। और कोइंसिडेंटली बात ये थी कि 1973 का वर्डिक्ट देने के जस्ट एक दिन बाद जो है SM सिकरी साहब का रिटायरमेंट था। तो अब अगले CJI का अपॉइंटमेंट था।
अपॉइंटमेंट होना था और अब तक नोटिफिकेशन आया नहीं था। लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर सीक्वेंस फॉलो होता तो सीनियर मोस्ट जज की अपॉइंटमेंट होती, और जो सीनियर मोस्ट जज थे, जस्टिस एएन राय जो है वो सीनियर मोस्ट जज नहीं थे, उनसे पहले 3 से 4 जजेस और थे जो काफी सीनियर थे। लेकिन सरकार ने जो अपॉइंटमेंट किया, सरकार ने जस्टिस एएन राय को अपॉइंट कर दिया देश के अगले चीफ जस्टिस, जो कि होना नहीं चाहिए था। होना चाहिए था कि जो उनके बाद के सीनियर मोस्ट जज है, जस्टिस सीकरी के बाद के, उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए था। और यहां से हम कहते हैं जो गेम चेंज हो गया पूरा, क्योंकि सीनियरिटी कहीं लिखा हुआ नहीं था, एक कन्वेंशन था, एक जनरल कंसेंसस बिल्डिंग थी, और जो कंसेंसस बिल्डिंग थी वो यहाँ पे आके टूट गई। और उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोसेस हुए जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में, सरकार की दखल अंदाजी होगी। और अगर मैं बात करूं जस्टिस एएन राय की, तो जस्टिस एएन राय जो थे चीफ जस्टिस 1973 से 1977 के बीच में थे। और मुझे कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है कि 1975 से 1977 के बीच में देश में इमरजेंसी थी। और अगर आप थोड़ा सा भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया था, वो आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जो जितने भी जानकार है वो सब जानते हैं कि वो जो रवैया था वो काफी डिसअपॉइंटिंग था। वो भारत के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट का जो 2 साल थे इमरजेंसी के पीरियड के, वो काफी अच्छे नहीं थे, ये सब जानते हैं। इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। तो यहां जाके हम समझ सकते हैं कि ये जो पैटर्न है सीनियरिटी का खत्म हो। अब उसके बाद कई सारी पेटिशंस दायर की गई कि किस तरह से अपॉइंटमेंट किया जाए, क्योंकि संविधान में आर्टिकल 124 कहता है सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स के बारे में, और हाई कोर्ट के बारे में कहता है 217। अगर हम बात करें संविधान के आर्टिकल 124 के, तो इसमें प्रेसिडेंट जो है अपॉइंटमेंट करते हैं 124(2) के तहत। इस 124 में एक वर्ड लिखा हुआ है कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस। डिबेट ये थी, कंसल्टेशन का मतलब होता है चीफ जस्टिस से राय ली जाए, चीफ जस्टिस कोई नाम दे वो लिया जाए। अब सवाल ये था, जितने भी आगे केसेस हुए, कि चीफ जस्टिस की राय जो है क्या वो अंतिम फैसला है या वो राय मात्र है, क्योंकि चीफ जस्टिस भी कोई ऐसे नहीं है कि हर किसी बात है, क्योंकि वो खुद इतने बड़े लॉ के जानकार हैं और सुप्रीम कोर्ट को हेड कर रहे हैं। तो उनकी राय की कितनी वैल्यू, क्या वो उनकी राय मतलब फैसला है, या उनकी राय को कोई टर्न अराउंड कर सकता है, या उनकी राय में खिलाफ भी कोई बोल सकता है। तो इस बारे में चर्चा थी। तो इस बारे में हम 3 स्पेसिफिक केसेस के बारे में पढ़ेंगे, 3 फेमस केसेस। अगर आपने नाम सुना हो तो 3 केसेस थे, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस। ये 1981 में हुआ, ये 1992 में हुआ, या ये 1993 में हुआ, और ये 1998 में हुआ। और इन तीनों जजमेंट से हम समझ सकते हैं कि जो देश में कॉलेजियम सिस्टम है उसकी स्थापना हुई। और डिबेट ये था कि जो कंसल्टेशन वर्ड है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन करने का काम, क्या वो पर्याप्त है, या फिर अगर उन्होंने कोई नाम सुझाया उसको क्या ठुकराया जा सकता है या नहीं ठुकराया जा सकता, ये चर्चा थी। तो अगर हम बात करें फर्स्ट जज केस के बारे में, तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि जो कंसल्टेशन है उसका ये मतलब नहीं है कि वो फाइनल आउटकम है। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अगर वो प्रेसिडेंट को कंसल्टेशन देते कि आप इनको अपॉइंट करिए, वो चीज चेंज भी की जा सकती है, यानी कि उनके प्रपोजल को ठुकराया भी जा सकता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस जजमेंट से जो एग्जीक्यूटिव था उसको एक अपर हैंड मिल गया जुडिशियल के ऊपर, ये जजमेंट से, क्योंकि इसमें शब्द है कंसल्टेशन और कॉन्करेंस। कंसल्टेशन इज नॉट इक्विवेलेंट टू द कॉन्करेंस, ये शब्द है, ये उस जजमेंट के बारे में क्रक्स। अगर हम सेकंड जज केस की बात करें तो इसमें 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, और इन्होंने जो फर्स्ट जज का केस है, इस केस को उन्होंने रिवर्स कर दिया, इस केस को उन्होंने ठुकरा दिया, खारिज कर दिया, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो वर्ड कंसल्टेशन है उसका मतलब है कॉन्करेंस। यानी कि चीफ जस्टिस ने अगर कहा है तो वो लगभग उसके बराबर ही है कि आप इनको अपॉइंट करिए, और इधर से ही प्रक्रिया चालू होती है, या हम कह सकते हैं एक सिस्टम का जन्म होता है, जिस सिस्टम का नाम है कॉलेजियम सिस्टम। इन्हीं 9 जज की बेंच ने जो है एक प्रक्रिया दी कि जिसके अंदर एक सिस्टम होगा, जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे। अब अगर आप सुन रहे होंगे तो आप कहेंगे कि आपने बात तो बिल्कुल सही की है, लेकिन चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, ये कॉलेजियम होता है। हमने जब डेफिनेशन समझी इसकी फिलहाल के टाइम में, तो ये 2 सीनियर मोस्ट जज के, तो इनिशियली ये डेफिनेशन तय हुई थी। लेकिन जो थर्ड जज केस है उसके अंतर्गत यहां से तो सिस्टम को जन्म मिल चुका था, अब जो थर्ड जज केस है उसके अंदर इसका मॉडिफिकेशन हुआ था। मॉडिफिकेशन ये हुआ था कि जो राष्ट्रपति थे उस जमाने के, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट R.K. नारायण साहब, उन्होंने आर्टिकल 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में उनके पास तो अधिकार है पूछने का, उन्होंने पूछा कि जो आप राय लेते हैं कि इनको बनाए इनको नहीं बनाए, तो इसमें क्या सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय लेनी है या बाकी सीनियर मोस्ट जज की राय लेनी है, क्योंकि राय तो सबकी होती है।
तो ये सवाल था कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ही ओपिनियन है या बाकी सीनियर जजेस का ओपिनियन है। तो अल्टीमेटली तरीका था कि इस प्रोसेस को और डेमोक्रेटिक बनाया जाए, नहीं तो क्या हो जाएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ओपिनियन है वही फाइनल रहेगा। तो सरकार या जो प्रेसिडेंट चाहते थे कि ये जो है सिस्टम और डेमोक्रेटिक हो जाए, इसलिए हम कह सकते हैं कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जी नहीं, हमारे यहाँ पे चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज की जो होगी एक कॉलेजियम सिस्टम होगा। और यदि इसमें दो जज भी अगर इसमें डिफर करते हैं, यानी कि वो अपनी बात से सहमत नहीं है चीफ जस्टिस की बात से, तो गवर्नमेंट को नाम नहीं भेजे जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इस सिस्टम के बेनिफिट्स क्या है और नुकसान क्या है, क्योंकि डिबेट तो यही। तो अगर हम इसके नुकसान की बात करें, ड्रॉबैक्स की बात करें, तो इसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो इसके अंदर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ऐसा कई लोग आरोप लगाते हैं कि इसके अंदर जो है जो 5 लोगों का टीम है वो पूरा काम करती है, ये आरोप। सेकेंड इस पे नाम है कि इसमें जो है हम कह सकते हैं लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि जैसे अगर पार्लियामेंट को डिसीजन लेती है तो उस पर जुडिशरी रोक लगा सकती है, लेकिन कॉलेजियम के डिसीजन पे जुडिशरी रोक नहीं लगा सकती। तो ये कुछ ना कुछ इनके आरोप है। तीसरा जो है इसमें फेवरिज्म का आरोप लगता है। फेवरिज्म का ये आरोप लगता है कि जो है हमने ऐसा कहीं लिखा भी जाता है कि जो जज लोग हैं उनके फैमिली बैकग्राउंड के लोग जो है वो ज्यादा आते हैं। और चौथा जो इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं जिसकी रीजनिंग भी है वो है इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। क्या समाज के हर वर्ग को मौका मिल रहा है रिप्रेजेंट होने का, क्योंकि इसमें कोई रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कॉलेजियम क्या इतना जो है स्टेप्स ले रहा है कि समाज का हर वर्ग जो है इसके अंदर आए, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे विमेन हो। और उसका जवाब है कि अभी तक जो है इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं रहा है। काफी सारे सर्वेज हुए, ये पता है। अब इसके फेवर में क्या पॉइंट्स आते हैं, तो इसके फेवर में पॉइंट्स ये जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम ये मान सकते हैं कि नो अदर ऑप्शन। ये बाकी ऑप्शन से बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा एनजेएसी जो सरकार लाई थी 2014 में, और जो 99 अमेंडमेंट था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, ये बाकी जितनी भी चीजें उससे काफी बेटर है। तो हम कह सकते हैं कि जब आपके पास एक ऑप्शन हो कि सब चीज अगर अच्छी नहीं है तो जो सबसे कम बुरी चीज है वो बेटर, ये ऑप्शन है, इसलिए नो अदर ऑप्शन वाली बात है। दूसरा इसके अंदर जो तर्क मिलता है कि इसके अंदर जो है गवर्नमेंट का रोल नहीं है। अगर गवर्नमेंट का रोल नहीं है तो ऑब्वियसली बात है ट्रांसपेरेंसी होगी, क्योंकि कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट के मैटर्स भी आएंगे, लोग सरकार के विरोध में होंगे, तो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कर रहा है। तीसरा जो इसके अंदर बेनिफिट इसमें माना जाता है वो ये है कि लॉ के एक्सपर्ट्स, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट्स हो रही है वो जजेस की हो रही है, उसमें लॉ का इंटरप्रिटेशन होता है। तो सरकार का बाकी लोग जो इसके फेवर में कहते हैं कि ऐसे लोगों की क्या जरूरत जिनको लॉ का एक्सपीरियंस नहीं है। अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, अपॉइंटमेंट वही कर रहे हैं जो लॉ के एक्सपर्ट्स हैं। तो वो ज्यादा अच्छी सिचुएशन में है कि भाई ये क्या जज हो सकते हैं, क्या इनके अंदर वो क्वालिटीज है नहीं है, वो सब चेक करने के लिए। तो ये सब होते हैं कॉलेजियम। अब एक चीज जो मैं आपको बताना रह गया कि अगर कॉलेजियम ने एक प्रस्ताव भेजा सरकार को कि वी वांट दिस थिंग, कि हम कॉलेजियम ने मान लीजिए एक जो है रिजर्वेशन भेजा कि ये हमारा डिसीजन है, और सरकार उसको डिसएग्री करती है कि हम नहीं मानते, तो कॉलेजियम उस केस में क्या करता है, कॉलेजियम उसको वापस से भेजता है, और 2 बार भेजने के बाद सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसको एक्सेप्ट करें। लेकिन एक हार्श रियलिटी ये भी है कि कई सारे जुडिशियल जो है डिपेंडेंसी के मैटर्स अभी तक है, कि कई सारे जो है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हो ही नहीं रहे, सरकार जो है फाइल में बैठ गई। और उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को फास्ट किया जाए।